ट्रंप का चीन दौरा तो फेल साबित हुआ ही, उधर रूस को पीएम मोदी से उम्मीद जग गई। दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भारत लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है। इधर ट्रंप और जिनपिंग में बात नहीं बनी, उधर पीएम मोदी ईरान और रूस के विदेश मंत्री से मीटिंग करके यूएई पहुंच गए। ईरान को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उन्होंने यूएई के लिए क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। पाठशाला में अब धार भोजशाला पर आए कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का चपटा। हाईकोर्ट को ऐसा क्या सबूत दिख गया कि भोजशाला का 23 साल पुराना फैसला पलट गया। भोजशाला मंदिर है, कोर्ट ने क्यों कहा अब भोजशाला में नमाज नहीं सिर्फ पूजा होगी। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। और इसका अर्थ होता है कि जिसका जिससे सत्य का रिश्ता होता है वो उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि सच्चाई एक दिन सबके सामने सिद्ध होती है। और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में यह भी दिखाई दिया कि धार भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इसे मां वाघ देवी का मंदिर माना है और इसमें सिर्फ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। यानी अब यहां पर नमाज नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष धार भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद मानता है, जबकि हिंदू समुदाय शुरू से ही इसे देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर मानता है। यह बात आज कोर्ट में भी सिद्ध हो गई जो लगातार हिंदू कह रहे थे। धार भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में जो बातें कही वो हर हिंदुस्तानी को ध्यान से देखनी चाहिए। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपने आदेश में कहा कि हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता को नोट किया है, हालांकि समय समय पर इसे नियंत्रित किया गया। इस स्थान के ऐतिहासिक साहित्य से पता चलता है कि यह राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व को दर्शाता है, इसलिए इस क्षेत्र का धार्मिक चरित्र भोजशाला के रूप में माना जाता है। इसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहे। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। इसके अलावा उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। सुनिए। इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि 1991 को नहीं माना है। इसके पीछे की वजह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष ने किस तरह के तथ्य और दावे आज पेश किए। इसमें सबसे पहले एएसआई वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट 2024 को आधार बनाया गया था। एएसआई की 2000 पेज की रिपोर्ट में यह तथ्य दिए गए कि भोजशाला की मौजूदा संरचना 11वीं शताब्दी के परमार काल से भी पहले बने विशाल मंदिर के अवशेषों पर बनी है। इस परिसर में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं, सरस्वती, गणेश, ब्रह्मा, शिव, हनुमान से जुड़ी हुई मूर्तियां। इसके अलावा खंड, हवन कुंड, संस्कृति, शिलालेख, नक्काशी, गौमुख यंत्र और सनातन प्रतीक शामिल है। मंदिर से मस्जिद में रूपांतरण को लेकर 14वीं से 15वीं शताब्दी में हमले से जुड़े तथ्य भी दिए गए। इसमें खासतौर पर मौजूदा पिलर, स्तंभ और वास्तुशिल्प हिंदू मंदिरों से तोड़कर फिर से इस्तेमाल किए गए वो भी बताया। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि भोजशाला कभी मस्जिद था ही नहीं, बल्कि मंदिर को तोड़कर इसका स्वरूप बदल दिया गया था। आज इस तथ्य को भी हाई कोर्ट ने मान लिया। अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अपने तर्क हैं। वो कैसे इस पूरे फैसले को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है। आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में दलील दी कि एएसआई की तरफ से दी गई वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैनशाला है। इसके अलावा विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वहां रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। अब इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला में किसी जमाने में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे अंग्रेज लेकर चले गए। इसके अलावा भोजशाला मंदिर की शिल्पकारी को देखकर पता चलता है कि यहां हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यह बात मुस्लिम पक्षकार मानना नहीं चाह रहे हैं। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नज़रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस निर्णय का सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह भी चाहूँगा कि यह केवल मंदिर न रहे, बल्कि जैसे पुराने काल में संस्कृत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का जो विशाल केंद्र था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वैसा होने के लिए सरकार और समाज वहां मिलकर कदम उठाएगा। देश के अंदर ये माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप ताकत में हैं, फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 22 स्टेट्स में आपकी हुकूमत है, भारत सरकार आपकी है। जितनी मस्जिदें तोड़नी है एक साथ तोड़ दीजिए, बना लीजिए मंदिर। लेकिन ये हर रोज जो नफरत आप हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी तरह भोजशाला को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत साबित किया जाए, लेकिन कोर्ट में यह कानूनी पैंतरा काम नहीं कर पाया। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 भोजशाला पर लागू नहीं होता है। आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4(3)(a) के तहत जो जगह पुरानी है और ऐतिहासिक स्मारक हैं, यानी कि एएसआई द्वारा संरक्षित प्राचीन इमारतें हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। दरअसल धार रियासत ने 1909 से भोजशाला को पहली बार संरक्षित घोषित किया था। 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसके बाद से एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका सीधा संरक्षण और रखरखाव करता है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीब 30 साल से चले आ रहे विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया। वैसे तो यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन पिछले 30 साल से मामला बढ़ गया। 1995 में भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार मिल गया था। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई और इसके साथ ही मंगलवार को हिंदू पूजा पर रोक लगा दी। हालांकि कुछ समय बाद हिंदुओं को बसंत पंचमी पूजा की अनुमति मिल गई। 1998 में एएसआई ने अगले आदेश तक आम लोगों पर रोक लगा दी थी। 2003 में हिंदुओं को बिना फूल माला के मंगलवार को पूजा करने की अनुमति मिली, लेकिन कुछ दिन के बाद भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए और इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। 2016 में दोबारा बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए। प्रशासन ने कई बार अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। भोजशाला को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें एएसआई की टीम के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका रही। एएसआई ने इस रिपोर्ट को पूरे वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया था।
आज आपको उस तकनीक के बारे में जानना चाहिए जिससे यह बात साबित हुई कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। इस सर्वे के लिए एएसआई ने जीपीआर जीपीएस तरीके से वैज्ञानिक सर्वे किया। जीपीआर का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यह जमीन के अंदर कई लेवल पर जांच करने की तकनीक है। इसमें जमीन के नीचे 10 से 20 मीटर तक अवशेषों का 3D इमेजिंग किया जाता है। इसमें रडार पल्स भेजकर जो सब सरफेस होता है वो फीचर किया जाता है, जैसे कि पुरानी दीवारें, नींव, मूर्तियां आदि का पता लगाती है। और जीपीआर से हिंदू मंदिर से संबंधित संरचनाओं के संकेत मिले। यह जीपीआर मशीन एक एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जमीन के अंदर भेजती हैं। जब ये तरंगे जमीन में जाती हैं तो चीजों से टकराकर प्रतिबिंब के रूप में वापस आ जाती हैं और कंप्यूटर पर 3D या फिर 2D इमेज बन जाती है। भोजशाला परिसर में बनी इमारतों की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको मां वाग्देवी सरस्वती की वो मूर्ति दिखा देता हूं जो इस समय लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई है। ये वो मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि 1880 में मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज इस मूर्ति को लंदन लेकर चला गया था। बाद में इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रख दिया गया। यानी कि मां सरस्वती की जिस मूर्ति की स्थापना करके राजा भोज ने शिक्षा का मंदिर शुरू किया था वो अब म्यूजियम के अंदर है। पिछले कई सालों से इस मूर्ति को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मूर्ति को लंदन से वापस लाने की मांग भी रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मां सरस्वती, मां वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है, सरकार उस पर गौर करे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, नीट चोरी का मास्टरमाइंड कैसे पकड़ा गया। कई चेहरे बेपर्दा हुए। भाईचारा भतीजा तो पकड़े ही गए, भाई और चाचा भतीजा तो एक साथ पकड़े ही गए हैं। वो बड़ा आदमी कौन है जिसे सीबीआई ढूंढ रही है। डॉक्टरी की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने नए तरीके से कैसे परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया है, इसे आज आपको डिटेल में बताने वाला। जब से नीट पेपर लीक की खबर सामने आई है तभी से देश के शिक्षा मंत्री और परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी एनटीए से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एग्जाम की डेट से लेकर एक्स्ट्रा टाइम और नीट 2027 की परीक्षा सीबीटी मोड से कराने का फैसला लिया। आगे यह परीक्षा कैसे कराई जाएगी इसका चैप्टर आज आपके सामने खुलने वाला है। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। जो लीक एनटीए के अंदर से ही हुआ यह भी साबित हो गया है। और नीट पेपर सेट करने के प्रोसेस से जुड़ा केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी पकड़ा गया। पेपर कैसे आउट हुआ पूरी कहानी सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, माथा हिल जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई ये भी हो सकता है। उधर पकड़े गए आरोपी दिनेश बिवाल ने मुंह खोला है और पूरे नेक्सस में कुछ बड़े लोगों के इन्वॉल्व होने की बात भी कही। पेपर लीक की मास्टरमाइंड बिवाल फैमिली पर आज और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं नीट पेपर लीक से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो 23 लाख बच्चे जिन्होंने अपने दिन रात एक करके मन लगाकर पढ़ाई की थी, पेपर लिखा था और अब दोबारा एग्जाम का वही प्रेशर झेलने के लिए वो मजबूर। बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब वो जोश नहीं रहा जो पहले पेपर लिखने के समय पर था। सवाल पूछ रहे हैं कि गारंटी दीजिए कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। गोवा के बाद अब यूपी के लखीमपुर खीरी से दर्दनाक खबर भी सामने आ गई है, जहां नीट की परीक्षा में बैठा 21 साल का एक ऋतिक मिश्रा पेपर रद्द होने का सदमा नहीं झेल पाया और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की। यानी कि गलती सिस्टम की और भुगत रहे हैं बच्चे और उनके मां बाप, पेरेंट्स। पूरी अपडेट दूंगा आपको इसको लेकर, लेकिन पहले नीट लीक का ये ट्रेलर देख लीजिए। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। सर अपना 100% दे दिया था, अब बस किसी तरह से अपने आप को हिम्मत जुटा के दोबारा तैयारी कर रहे हैं। अगली बार वाला लीक हो ना हो इसकी भी क्या गारंटी है। उसका भी तो कोई भरोसा नहीं है कि वो लीक होगा कि नहीं होगा। पेपर सेफ्टी से रखें, क्योंकि अगर लीक हुआ है तो वहीं से हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साल जो हम मेहनत करते हैं वो तो फिर वेस्ट चला जाता है ना। 2 साल की मेहनत जो थी वो सब पानी में चली गई। अब जो है अब लग रहा है कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा। जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल है। जो बड़े खेल है उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। नीट पेपर लीक में सीबीआई एक्शन मोड में है। भद पिटने के बाद सबके सब नींद से जागे हुए हैं कि पूछिए मत, ऐसे जागे हुए, ऐसे भाग रहे हैं।
जांच कहां तक पहुंची है ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि नीट परीक्षा पर आज क्या क्या ऐलान हुआ है, यानी कि कौन कौन सी बड़ी खबर आई है। नीट की रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी। एग्जाम के लिए 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि इस बार परीक्षा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। नीट पेपर लीक के जितने भी गुनहगार होंगे उन्हें उठाकर जेल में डालेंगे ही। एक बार शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और कैसे भरोसा दिलाया है छात्रों को, सुनिए। राधाकृष्ण कमेटी को शब्दशः इंप्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। जब से पेपर आउट की खबर आई तब से ही शिक्षा मंत्री के जवाब का इंतजार किया जा रहा था। वो जवाब आज आया। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये कमांड चेन कहां से ब्रीच हुई है इसकी जांच होगी और सीबीआई इसकी तह तक जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद सीबीआई ने लातूर से एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को भी धर दबोचा है। महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार ये प्रोफेसर ही नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वैसे मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कि कल कोई दूसरा मास्टरमाइंड निकल कर आए। अभी तक जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बता दूं। वैसे जांच एजेंसियों के मुताबिक यही शख्स पेपर लीक की पहली कड़ी है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि पुणे का केमिस्ट्री लेक्चरर जो है पीवी कुलकर्णी एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और एनटीए वो एजेंसी है जिस पर डॉक्टरी की परीक्षा कराने का जिम्मा है और इसी एनटीए की परीक्षा नेटवर्क से जुड़े कुलकर्णी तक नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर की पहुंच हासिल हुई। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक का प्लान बनाया। आरोपी मनीष वाघमारे की मदद से कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। मनीष वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है। कुलकर्णी ने पुणे के अपने घर पर कुछ छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई और इस क्लास में कुलकर्णी ने सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब छात्रों को डिक्टेट किए। छात्र उन सवालों को अपनी कॉपी में लिखते चले गए और जांच में सामने आया कि वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा में आ गए। मतलब प्रोफेसर साहब गेस्ट क्वेश्चन कहकर वो ओरिजिनल सवाल बता रहे थे जो उन्हें शायद पहले से ही पता था, जो परीक्षा में पूछा जाना था। नहीं तो गेस्ट क्वेश्चन ऐसे होता है क्या कि 150 सवाल डिट्टो चले आएंगे? कभी देखा है आपने, कभी सुना है आपने अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी पढ़ाई में कि सारे सवाल 90% सवाल मैच कर जाएंगे? इसीलिए शक शुरू हुआ, जांच शुरू हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि 90% सवाल गेस्ट क्वेश्चन पेपर में मैच कर जाए। और यहीं से पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है, यही आधार बना। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब इनकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। प्रोफेसर कुलकर्णी के अलावा 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो पहला नाम है वो है शुभम खैरनार, यश यादव, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, संतोष जायसवाल और राजस्थान का बिवाल परिवार। नीट के नटवर लाल बिवाल ब्रदर्स अपने ही घर में डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाकर बैठे हुए और इस परिवार के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक फैले इस नेटवर्क की परतें अब एक एक करके खुलती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो गिरफ्तारी के वक्त आरोपी दिनेश बिमवाल ने दिया है। सुनिए, फिर अब आपको आगे बताऊंगा कि और क्या क्या हुआ। फर्जी लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आरोपी दिनेश कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब वही थ्योरी, बड़ी मछली पर कोई हाथ नहीं डालता। हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन आजकल फैशन हो गया है, जैसे कोई चोरी चकारी में पकड़ा जाता है तो ऐसे ही इमोशनल और आदर्श की बातें की जाती है, बताई जाती है कि हम तो बहुत छोटे वाले, छोटी मछली हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अब बड़ी मछली जब सामने आएगी तो माना जाएगा ना भाई कि आप छोटी वाली मछली हैं। अभी तो आपको मान के चल रहे हैं लोग कि भाई आप ही ने सब कुछ किया। कई बार ऐसी बातें सच भी हो जाती हैं कि शुरुआत में छोटी मछलियां हाथ आती है और बड़ी मछली बाद में हाथ आती है। अगर ऐसा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी इस बयान से गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या गिरफ्तार किए हुए आरोपी सिर्फ बिचौलिए हैं और कौन से बड़े लोग इसमें शामिल हैं? लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये दिनेश बिवाल भी कोई दूध का धुला हुआ नजर नहीं आ रहा। परिवार जो है, पूरा परिवार, बिवाल परिवार जो है बिवाल प्रॉपर्टी के नाम से रियल एस्टेट का कारोबार करता है। लेकिन जांच में अब सिर्फ परिवार की प्रॉपर्टी नहीं, पूरे परिवार की मेडिकल एंट्री सवालों में है।
जांच में पता चला है कि मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास और बेटी प्रगति सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। घनश्याम बिवाल की बेटियां पलक और सानिया भी नीट क्लियर कर चुकी हैं। वहीं दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को भी मेडिकल कॉलेज मिला। यानी कि एक ही परिवार के 5 सदस्य डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल उठता है कि सब डॉक्टर बन रहे हैं, एक ही परिवार में सब डॉक्टर बन रहे हैं, कैसे भाई, क्यों? कहीं वही बात तो नहीं जो आप भी सोच रहे हैं? जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि इसमें सच क्या है। लेकिन इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला जो चेहरा है वो है ऋषि बिवाल का। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस साल दिनेश बिवाल अपने बेटे ऋषि के लिए नीट का पेपर हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसका बेटा ऋषि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था कि वो नीट की परीक्षा को क्लियर कर ले, पास कर ले, और इसीलिए चोरी से बेटे को नीट पास करवाने का प्लान उसने तैयार। ऋषि बिवाल पढ़ाई में इतना कमजोर था कि इस बार उसने ग्रेस मार्क से 12वीं ही पास की और फिजिक्स में उसे 23 नंबर मिले थे, केमिस्ट्री में 29 नंबर ही मिले थे और बायोलॉजी में 34 नंबर मिले थे। ये मार्कशीट जो आप देख रहे हैं, ये वाली मार्कशीट ऋषि बिवाल की है, 12वीं की मार्कशीट है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जो बड़ी मुश्किल से 12वीं पास करके आ रहा है, जिसके 12वीं में इतने कम नंबर हैं, वो मेडिकल के एग्जाम में बैठेगा और पास हो जाएगा, तो उसके लिए कोई इंतजाम तो करेंगे ना उसके घर वाले।